अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज जिन कंपनीज के रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे वो हैं एमसीबी लिमिटेड, सिस्टम्स लिमिटेड और निशात पावर लिमिटेड। पहले हम नज़र डालते हैं एमसीबी पर, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम कंपनी के इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालें तो ये रुपीज़ 11.06 थी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.9% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.52% नीचे रही। अगर हम इस क्वार्टर के डिविडेंड पर शेयर पर नजर डालें तो कंपनी ने 9 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया। अगर हम कंपनी की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम रुपीज़ 41.6 बिलियन की थी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% से बढ़ी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2% का इजाफा हुआ, जो कि रुपीज़ 22.8 बिलियन के रहे। टैक्सेशन में तकरीबन 8% की कमी देखी गई एंड दे स्टूड एट रुपीज़ 14.8 बिलियन। शहबाज, आपने एमसीबी के रिजल्ट्स देखे इस क्वार्टर के, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दी ओवरऑल रिजल्ट्स और आप सीक्वेंशियल क्वार्टर्स में क्या देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल रिजल्ट तो बहुत डिसेंट था, स्पेशली अगर आप इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम देखें। सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि और इवन ऑन क्वार्टर बेसिस वो अप थी। और आप ये देखें, इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस वाज डाउन, पर जो आपके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो और तेज़ी से नीचे है। इसी वजह से आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी फ्लैटिश रही, अबाउट 2%। और आप ये देखें, इसकी नॉन जो फंडेड इनकम है वो आई थिंक सीक्वेंशली काफ़ी नीचे थी। उसके आई थिंक दो मेजर रीजंस थे। उसमें जो आपकी एफएक्स इनकम थी और दूसरी जो आपकी डिविडेंड इनकम थी वो नीचे थी। सो अगर आप इंटरेस्ट इनकम को कंबाइन करें और नॉन इंटरेस्ट इनकम को कंबाइन करें तो कंबाइन मिला के नीचे हुई। जहाँ तक कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो आई थिंक फ्लैटिश रहा, ऑल्दो सीक्वेंशली जो आपके ऑपरेटिंग्स में 2% क्वार्टर ऊपर थे, पर कॉस्ट टू इनकम 53% में फ्लैटिश था। जहाँ तक आप टैक्सेशन फ्रंट पे आए तो टैक्सेशन भी ऑलमोस्ट फ्लैट था। रिजल्ट आई थिंक काफ़ी वॉज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। आप ये देखें कि डिस्पाइट ऑफ लोअर रिजल्ट एमसीबी ने तकरीबन 9 रुपये का डिविडेंड दिया, जो तकरीबन 80% पे आउट बनता है। और आप ये चीज़ देखें, पिछले साल और इससे एक साल पहले भी तकरीबन 2 साल से जो एमसीबी है वो एवरी सीक्वेंशियल एवरी क्वार्टर 9 रुपये का डिविडेंड दे रही है। सो डिविडेंड काफ़ी डिसेंट है। और आप ये देखें कि बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस और 9 रुपये का अगर आप डिविडेंड रखें और पूरे साल का 36 रुपीज़ का डिविडेंड रखें तो तकरीबन आपकी डिविडेंड यील्ड जो बनती है वो तकरीबन 8 से 9% की आपकी यील्ड बनती है। सो अगर आप थोड़ा सा बैलेंस शीट साइड पे आ जाएं, आप सीक्वेंशियली देखें कि डिपॉजिट्स आर अप अबाउट 2%। हमें देखा बाकी बैंक्स जो बड़े बैंक्स हैं और नीचे आए डिपॉजिट्स। हमने ये देखा सीक्वेंशियली, ये भी देखा कि इन्वेस्टमेंट्स पर डाउन और क्वार्टर एंड क्वार्टर में स्लाइड इन्वेस्टमेंट नीचे थी, वेयरएज एडवांसेस ऑन द हायर साइड। आप इस तरह देखें जो इसका इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट रेशियो है वो तकरीबन 82% है, विच इज़ फ्लैट फॉर द लास्ट हाउ मेनी क्वार्टर्स। और जो आपका ADR है वो तकरीबन 30% है, तो वो फ्लैटिश है। सो अगर आप थोड़ी बुक वैल्यू की बात कर लें, सो हमने ये देखा सीक्वेंशियली बिकॉज ऑफ हायर यील्ड्स आपका रिवैल्यूएशन सब थोड़ा सा नीचे आया। तो आपकी जो फिलहाल जो करंट बुक वैल्यू जो फोर्थ क्वार्टर के एंड में थी वो तकरीबन 285 की थी। एज द लेटेस्ट क्वार्टर जो आपकी बुक वैल्यू है वो 267 है। सो आप प्राइस टू बुक देखें तो तकरीबन इसका 1.5 टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड इसकी तकरीबन 9% बनती है, और बेस्ड ऑन ROE ऑफ 20% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 18%, हमें लगता है कि फ़िलहाल जो ये है इस ट्रेडिंग एट अबाउट ऑलमोस्ट इट्स फेयर वैल्यू। अच्छा शहबाज, यू टॉक्ड अबाउट द एग्रेसिव पे आउट जो इनका एक मैकेनिज्म है 9 रुपीज़ का इन्होंने मेंटेन किया, बट इन दिस क्वार्टर वी सॉ कि इनके अर्निंग्स में जो थोड़ी सी कमी आई है, लाइक ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तकरीबन 6% की कमी थी, बट इवन देन दे मेंटेन द डिविडेंड पेइंग बेसिकली रेशो जो है। गोइंग फॉरवर्ड, डू यू सी द सेम पॉलिसी कंटिन्यू, ये सस्टेनेबल है या आप देखते हैं कि कहीं इसमें चेंज आ सकता है अगर अर्निंग्स एरोड होती हैं आगे जाते हैं? मैं थोड़ा सा कमेंट पे रिजल्ट पे कर दूं। अगर आप ये देखें सीक्वेंशियली अर्निंग्स डाउन है, बट अगर नेक्स्ट क्वार्टर अगर आप अज्यूम करते हैं थोड़ा सा रिबाउंड होता है ऑन देयर एफएक्स इनकम एंड डिविडेंड इनकम, तो अर्निंग यहाँ से बेहतर आ सकती है। जहाँ तक आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट यार एंगल है डिविडेंड का। आप देखें 9 रुपये डिविडेंड कंपनी दे रही है, बट येस अगर इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें तकरीबन 18% है और मिनिमम रिक्वायरमेंट 11-11.5% की है। सो येस द कंपनी हैज़ द एबिलिटी टू पे हायर डिविडेंड्स, और फिलहाल विलिंगनेस फिलहाल कम लगती है। अगर आप इस तरह देखें जो डिविडेंड स्ट्रैटेजी बैंक की रही है पिछले 2 साल पहले तकरीबन 30 रुपये का डिविडेंड साल में आया, फिर उन्होंने क्या करा, डिविडेंड को बढ़ा दिया। सो येस इफ़ द प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है, एंड ऑल डिपेंड्स के इनका डिपॉजिट ग्रोथ क्या रहती है। और एक और सबसे जो अच्छी बात है एमसीबी की कि इनके पास तकरीबन ऑलमोस्ट 50% करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं। सो 50% करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं
और अगर आप इसका कासा रेशो देखें, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट तकरीबन 90% बनते हैं। सो एक बहुत बड़ा इस पर आई थिंक प्लस है कि तकरीबन 50% जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो इंटरेस्ट फ्री है। सो अगर यहाँ इंटरेस्ट मजीद यहाँ से बढ़ते भी हैं सो एमसीबी को उसकी कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेगी और अपनी प्रॉफिट मेंटेन करते रहेगी। सो द लास्ट आई थिंक क्लक्स यही है कि 9 रुपये का डिविडेंड है। येस, द बैंक हैज़ द एबिलिटी टू इंक्रीज डिविडेंड। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट का क्या स्टांस होता है और वो कब जाके डिविडेंड बढ़ाती है। बिल्कुल शहबाज। अब हम नज़र डालते हैं सिस्टम्स लिमिटेड पे, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर के अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालें तो ये रुपीज़ 2.05 की रही, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.4% नीचे थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% का इजाफा देखा गया। कंपनी ने इस क्वार्टर का कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। कंपनी की हाइलाइट्स में नज़र डालें तो हम देखते हैं कि जो इस क्वार्टर की नेट सेल्स थी रुपीज़ 24 बिलियन की रही, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% का इजाफा था। ग्रॉस मार्जिन इस क्वार्टर के तकरीबन 25% थे, जो कि पिछले क्वार्टर के 30% के मुकाबले में नीचे थे। अदर इनकम वाज एट अराउंड अबाउट 340 मिलियन रुपीज़, अप बाय 130% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने सिस्टम्स लिमिटेड के रिजल्ट्स पर नज़र डाला, व्हाट्स योर जनरल कमेंट ऑन द रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट अगर फ्लैटिश था सिक्वेंशली, लास्ट क्वार्टर्स की तकरीबन 2 रुपये 10 पैसे थी, इस क्वार्टर 2 रुपये 5 पैसे आई है। अगर आप थोड़ा सेल्स देखें, सेल्स वर अप अबाउट 4%। अगर आप इसकी सेल्स रीजन वाइज देखें, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू अफ्रीका, एशिया पैसिफिक एंड इवन मिडल ईस्ट, हमें देखा अक्रॉस द रीजन्स आपकी सेल्स थोड़ी डिक्लाइन हुई है। और उसका मेजर रीज़न यही है कि बिकॉज ऑफ यूएस ईरान थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है अक्रॉस द रीजन्स। अगर आप स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में देखें, जो आपकी सेल्स है इवन सिक्वेंशली वो अपर है, ऊपर की तरफ है। उसमें ये हुआ है कि लास्ट ईयर कंपनी ने एक नई कंपनी एक्वायर करी थी बाय द नेम ऑफ कॉन्फेस। तो उसमें अभी जो लेटेस्ट जो अकाउंट्स आए उसमें इसकी कंसोलिडेशन हो गई है, इवन बैलेंस शीट में नीचे नज़र आई है और इवन आपकी पीएनएल में नज़र आई है। हमें देखा जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स है नॉर्थ अमेरिका रीजन में वो दे आर अप अबाउट 1.4 बिलियन रुपीज़। आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप ये देखें, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो लास्ट क्वार्टर तकरीबन 30% के थे और उससे पहले दो क्वार्टर देखें तो 27-28% के थे। अगर आप उससे पहले चले जाएँ तकरीबन 25% के थे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रॉस मार्जिन इन द लास्ट क्वार्टर, थोड़े मार्जिन ड्रॉप होंगे। आई थिंक लेटेस्ट क्वार्टर में मार्जिन 25% आए हैं। आई थिंक उसका मेजर रीज़न ये है कि इन्होंने इस क्वार्टर में, पहला क्वार्टर है जिन्होंने नई कंपनी एमैलगमेट करी है, कंसोलिडेशन पे आई है, तो उसकी कोई इंटीग्रेशन कॉस्ट होंगी। और ये भी है कि हम ये देखते हैं कि साल के एंड में क्या होता है, जो न्यू ईयर होता है उसमें इंक्रीमेंट्स होते हैं और बोनसेस भी दिए जाते हैं। सो फिलहाल लग रहा है बिकॉज ऑफ यूएस ईरान जो इशू है, जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से उन्होंने कॉस्ट पास ऑन नहीं कर सके। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को फ्यूल अलाउंस भी मिलता है, हमने ये भी देखा बिकॉज हाई ऑयल प्राइस वो भी आपकी काफ़ी बढ़ गया है। सो मगर ये ऐसा लग रहा है कि जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्जिन्स 30% तो नहीं होंगे, बट दे कैन इंक्रीज टू अबाउट 27-28%, बट वो इसकी वजह से आई थिंक थोड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आई थिंक एक और रिस्क मैं हाईलाइट करना चाहूँगा रिगार्डिंग द कंपनी, ये है कि हमने ये देखा है कि स्पेशली जो आपका मिडल ईस्ट रीजन है, जो तकरीबन अबाउट 60% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल ओवरऑल सेल्स, वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन है इन द ओवरऑल डील फ्लो। और तो ये चीज़ आई थिंक मैनेजमेंट ने अपनी की हाईलाइट से मेंशन भी करी इन द लेटेस्ट रिपोर्ट। सो आगे जाके देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी ये चीज़ इंप्रूव होती है जियोपॉलिटिकल, तो उसका आई थिंक उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ऑन सिस्टम्स ओवरऑल। अरे आपने जहाँ तक अदर इनकम की बात करी, सीक्वेंशली अदर इनकम काफ़ी थोड़ी सी नीचे की तरफ आई है। उसका आई थिंक रीज़न वही है कि हमने ये देखा है कि जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं थोड़े से नीचे हैं। अगर कौन मैं चीज़ हाईलाइट करूँ रिगार्डिंग बैलेंस शीट में, अगर आप देखें तो ट्रेड डेट्स ऑन द हाई साइड लगे। हमें ये लगा है कि सेल्स तो थोड़ी इंप्रूव हुई हैं, पर कहीं ना कहीं कंपनी का कैश स्टक हुआ है, इसके रिफ्लेक्शन आपकी कैश आपकी सेल्स में भी आई है। सो ओवरऑल रिजल्ट आई थिंक ओके है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला क्वार्टर है, पूरे साल अगर मेरे से आप पूछेंगे तो बोलो तकरीबन 10 से 11 रुपये की अर्निंग हो सकती है। और जो डिविडेंड पे आउट है वो कंपनी यूजुअली साल में एक ही दफ़ा देती है, 2 या 2.5 रुपये दे सकती है। बट आई थिंक कंपनी का फोकस ये है कि बिकॉज ऑफ ह्यूज कैश बैलेंसेस, कंपनी का फोकस ही रहेगा टू गो फॉर न्यू एक्विजिशंस एंड न्यू कंसोलिडेशन गोइंग फॉरवर्ड। और हम ये भी देख सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि कंपनी का जो फोकस है ऑन द पाकिस्तान स्पेशली थोड़ा बढ़ जाए और वहाँ थोड़ी सी आपकी ग्रोथ आ जाए सेल्स में ओवरऑल।
अच्छा शहबाज, अभी आपने यूएस ईरान वॉर का जिक्र किया और कंपनी के जो मेजॉरिटी ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द सेल्स नंबर्स हैं वो मिडल ईस्ट के हैं, तो लोगों का सवाल यही है कि क्या जो इसकी अब्जॉर्प्शन इम्पैक्ट की यूएस ईरान वॉर की वो अभी हम जून एंडिंग क्वार्टर में आगे जाके देख सकते हैं, और टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी सी द अब्जॉर्प्शन? ये तो कहना मुश्किल है कि उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स से कितना इम्पैक्ट होगा, बट ये इम्पैक्ट आ सकता है और नज़र भी आ रहा है इम्पैक्ट। हो सकता है ये नेक्स्ट क्वार्टर भी इम्पैक्ट कैरी ऑन हो। अगर आप ये चीज़ देखें कि इसका फ़िलहाल जो इनका जो फोकस है वो पहले कुछ सालों पहले नॉर्थ अमेरिका साइड होता था। वहाँ जब आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई तो उन्होंने अपने रीजन्स को बढ़ा दिया, फोकस बढ़ा दिया टूवर्ड्स मिडल ईस्ट साइड। सो अब ये लग रहा है कि मिडल ईस्ट साइड पर फिर कॉन्सेंट्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लेटेस्ट इनकी एक्विजिशंस देखें कंपनी की, एक कॉन्फिक्स के नाम से है और दूसरा आई थिंक ब्रिटिश अमेरिकन टबैको है, उसकी जो मोर रिफ्लेक्शन है दैट मोर टूवर्ड्स यूके साइड एंड द यूएस साइड। सो हमें लग रहा है कि येस मैनेजमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है और उसका फोकस गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडेंसी थोड़ी वो कम करना चाहती है इन द मिडल ईस्ट रीजन, और उसका फोकस टूवर्ड्स बढ़ सकता है फ्रॉम द अदर रीजन्स। अरे एक और मैं चीज़ इम्पैक्ट हाईलाइट करूँ रिगार्डिंग द रिजल्ट। अगर आप देखें लेटेस्ट क्वार्टर में हमने देखा कि कोई इम्पेयरमेंट कॉस्ट नहीं थी कंपेयर टू जो लास्ट क्वार्टर था, फोर्थ क्वार्टर, वहाँ तकरीबन कंपनी ने तकरीबन 600 मिलियन की कोई इम्पेयरमेंट कॉस्ट बुक करी थी। उसका तकरीबन इम्पैक्ट तकरीबन 60 पैसे का था। सो अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करें कि अगर हम लास्ट जो क्वार्टर था फोर्थ क्वार्टर अगर हम पेमेंट कॉस्ट हटा दें, तकरीबन उस वक्त अर्निंग ₹2.60 बनती थी, और अभी जो लेटेस्ट जो आपने अर्निंग देखी है वो ₹2 बनी है। सो जो आपका सीक्वेंशियल जो मूवमेंट देख रहे थे कि अब ₹10 ₹12 की अर्निंग हो जाएगी, हो सकता है बिकॉज ऑफ यूएस ईरान वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए। सो हम इस तरह अज्यूम करते हैं कि अगर ₹10 की अर्निंग करती है कंपनी और हम इसका एवरेज मल्टीपल है तकरीबन 15 टाइम्स का, वो तकरीबन इसकी जो टारगेट प्राइस बनती है वो ₹150 बनती है, और आप इसकी लेटेस्ट प्राइस भी देखें वो भी तकरीबन ₹150 भी है। मगर अगर आप इस तरह देखें अगर आपको फोकस करना है, आपको अगर बेट करनी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, तो आई थिंक सिस्टम एक ऐसा वाइड स्टॉक है इन द केसी इंडेक्स में कि यू शुड बेट इसमें वेल्थ कंपाउंडिंग हो सकती है। बिकॉज अगर हम समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स है वो मज़ीद और तेज़ी से बढ़ सकती है। हमने ये भी देखा है कि इस साल डिस्पाइट ऑफ एक्सपोर्ट्स स्लो डाउन, जो आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। सो पोटेंशियली आई थिंक सिस्टम का बहुत पोटेंशियल है। येस वी नो कि इसकी डिविडेंड इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ अ ग्रोथ स्टॉक। सो इन्वेस्टर्स को फोकस ही होना चाहिए इसको। अगर आप इस तरह देखें कि पिछले 5 सालों में इसकी जो रेवेन्यू केगर है वो तकरीबन अराउंड 50% है। अगर इसका रेवेन्यू केगर देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स तो तकरीबन 25% है। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें लग रहा है कि रुपये ऐसे डिप्रिसिएशन होगा, सो इसका इट्स अ गुड हेज अगेंस्ट रुपी डिप्रिसिएशन टू। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज तकरीबन इनकी 90% रेवेन्यू डॉलर डिनोमिनेटेड है और तकरीबन 50% कॉस्ट जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। सो अगर यहाँ से करेंसी आपकी डिप्रिसिएट होती है अगेंस्ट डॉलर, सो इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम नजर डालते हैं निशात पावर लिमिटेड पर, जिन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹1.95 की रही, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 81% से बढ़ी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 25% का डिक्लाइन देखा गया। अगर हम डिविडेंड पर शेयर पर नजर डालें तो कंपनी ने इस क्वार्टर के ₹1.5 का डिविडेंड दिया। अगर हम 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि टोटल अर्निंग्स पर शेयर ₹4.69 की रही, जो कि 178% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे रही। और अगर हम 9 मंथ्स के डिविडेंड पे शेयर पे नजर डालते हैं तो ये ₹1.5 करा, विच वर डाउन बाय 75% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी के हाइलाइट्स पे नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स वर ₹2.3 बिलियन, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 104% ऊपर थी। ग्रॉस प्रॉफिट्स ₹289 मिलियन के थे, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 9% से ऊपर थे। अगर हम अदर इनकम पर नजर डालते हैं तो ये ₹238 मिलियन की थी, विच वॉज डाउन बाय 47.7% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने निशात पावर लिमिटेड के रिजल्ट्स पर नजर डाला, व्हाट्स योर जनरल कमेंट ऑन द रिजल्ट? आप रिजल्ट देखें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था विद इन्वेस्टर्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ, पूरा हमें पता है कि बोथ जो आपकी निशात पावर जो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसकी एक और ट्विन कंपनी निशात चुनिया पावर लिमिटेड, दे बोथ आर पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज। हमें ये भी पता है कि 2024 से नवंबर में इसके जो आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट थे वो एक्सपायर हो गए थे, और ये टेक और पे से टेक एंड पे एग्रीमेंट में चले गया था। सो वी नो कि इसकी जो मोस्टली जो इनकम आती है या प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो पावर से नहीं आती है, वो मोस्टली कैश से आती है, कैश इनकम से आती है। अगर आप सीक्वेंशली देखें जो लेटेस्ट जो क्वार्टर आया उसमें हमने ये देखा है कि सीक्वेंशली आपकी टॉप लाइन में काफ़ी ग्रोथ थी। हमने ये देखा है कि आफ्टर क्वाइट एज हम सालों के बाद देख रहे हैं कि कुछ जो आप यूटिलाइजेशन लेवल है
जो फर्नेस ऑयल की प्लांट्स वो बेहतर हुई हैं बिकॉज हमें ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आपकी जो LNG थी वो कटेलमेंट हुई है बिकॉज ऑफ यूएस ईरान, तो द गवर्नमेंट इज फोर्स टू ऑपरेट ऑन और यूज फर्नेस ऑयल प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो उसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें वो तो मिनिमली है। अगर आप यस वी नो कि सेल्स काफ़ी बड़ी हैं बट ग्रॉस प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें काफ़ी नीचे आया है। आई थिंक इसकी जो सबसे जो की हाईलाइट है कंपनी का वो ये कैश। इसका आप कैश देखें तो इसकी बैलेंस शीट में तकरीबन 19.7 बिलियन का कैश है और तकरीबन 4 अरब का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। सो अगर आप कैश को पर शेयर बेसिस पे देखेंगे वो तकरीबन 55 रुपये का कैश है। आई थिंक सबसे इसमें एक्साइटिंग जो गोइंग फॉरवर्ड बात रहेगी वो ये है कि कितनी, हमें ये पता है कि आई थिंक सितंबर 2025 में बोथ निशात पावर लिमिटेड, निशात चुनिया पावर ने इन्वेस्टमेंट करी थी इन ऑटो कंपनी कॉल नेक्स्ट जेन, राइट। सो हमने ये पता है कि ऑलमोस्ट हमें ये भी पता है कि निशात चुनिया पावर, निशात पावर लिमिटेड दोनों की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 33% है। हमने ये देखा कि लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 400 मिलियन की कंट्रीब्यूशन आई है फ्रॉम द ऑटो बिजनेस, और जो नेट मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे तकरीबन 10-12% के होंगे वो तकरीबन सिर्फ 5% के आए हैं। सर आप ये देखें सिक्वेंशली जो आपकी 80% की ग्रोथ आई है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, उसका जो की रीज़न है वो हमने देखा इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। जो फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी आई है फ्रॉम द ऑटो बिजनेस। और हमने ये देखा है कि जो अदर इनकम है, कैश तो फ्लैटिश ही रहा है और सीक्वेंशियल बेसिस पर आपकी अदर इनकम थोड़ी इन द लोअर साइड आई है, थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अब ये है कि अगले क्वार्टर, अगला सवाल ये होता है कि अगले क्वार्टर कितनी इनकम आ सकती है फ्रॉम द ऑटो बिजनेस। आप अज्यूम ये करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि शुरू में जो पहला क्वार्टर था वो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, उसको आप थोड़ा नॉर्मलाइज कर दें और आपके नंबर्स जो आप अज्यूम करते हैं कि तकरीबन अगर 3000 गाड़ियाँ बेची फर्स्ट क्वार्टर में और 3500 गाड़ियाँ बेचती है कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में, तो हमें लगता है ₹1.25 की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटो बिजनेस से हो सकती है। सो इसको इस तरह समअप करें कि पूरे साल में तकरीबन 4 से 5 रुपये, इससे बहुत सारे अजम्पशंस हैं, तकरीबन हम 4 रुपये अज्यूम करते हैं कि ऑटो बिजनेस से आएंगे और इसको हम मल्टीपल देते हैं तकरीबन 8 टाइम्स का, तो 32 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो ऑटो बिजनेस से आएगी। और हमें ये पता है कि जो इसका जो कैश है वो तकरीबन 50 रुपये का इसके पास कैश है। तो अगर 50 रुपये ऐड कर लें और तकरीबन 32 रुपये जो उसकी ऑटो बिजनेस की वैल्यूएशन है वो तकरीबन 80 रुपये इसकी वैल्यू बनती है। और जो मार्केट में फ़िलहाल जो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 70 रुपये की है। सो हमें इसको देखना है, काफ़ी गैप है, थोड़ा पोटेंशियल लगता है कि ऊपर जा सकता है। अब गोइंग फॉर हमें ये पता है कि जो उसकी कंपनी है, जो नेक्स्ट जेन है, जो ऑटोज़ का बिजनेस है, वो और भी गोइंग फॉरवर्ड नए लॉन्चेस आएंगे। तो हो सकता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन 4 रुपये की पूरे साल की मज़ीद बढ़ सकती है। देखो हमें ये क्यों अज्यूम करना है, इससे बहुत सारे अजम्पशंस हैं कि कितनी गाड़ियाँ कंपनी बेचती है, उसके ग्रॉस मार्जिन्स क्या होते हैं, उसके नेट मार्जिन्स क्या होते हैं। बिकॉज देखिए ये जो गाड़ी इसका जो बड़ा ब्रांड है अंडर द नेक्स्ट जेन वो आपका जेको है। हमें पता है कि जेको J7 के नाम से और J5 के नाम से गाड़ियाँ हैं वो बेचती है। उसके नंबर्स मार्केट वो रिवील नहीं होते। सो एग्जैक्टली नहीं पता है क्या हमें एग्जैक्टली क्या उसकी सेल्स है। हमारी कोशिश होती है कि हम डीलर्स को फ़ोन करें और वहाँ से हम मालूम करें कि इसके किस तरह के नंबर्स हैं। सो अगर नंबर्स यहाँ मज़ीद रोबस्ट रहते हैं तो उसकी मज़ीद प्रॉफिट बढ़ सकती है। सो आई थिंक इसकी जो एक्साइटिंग या जो इसकी वैल्यूएशन यहाँ से मज़ीद बढ़ सकती है वो मेरे ख्याल से इसकी कैश तो इनकम उतनी रहेगी, सिर्फ जो एक्साइटमेंट आएगा वो आएगी फ्रॉम द ऑटो बिजनेस। आई थिंक इसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि लेटली जो आपके जो मंशा ग्रुप है उन्होंने अबाउट 75% स्टेक लिया इन रफाल मेस और उसकी कुछ ना कुछ स्टेक निशात पावर भी होल्ड करता है। सो आप इस तरह अज्यूम करें कि अगर आप निशात पावर का प्राइस अर्निंग रेशो देखें वो तकरीबन अगर उसकी अर्निंग यील्ड देखें तकरीबन वो 7% बनती है और उतनी उसकी जो इनकम है इंटरेस्ट इनकम वो भी 7% तकरीबन इंटरेस्ट रेट है। सो अज्यूम करते हैं अगर कैश वो यूज़ करती है टू इन्वेस्ट इन रफान मेस तो उसकी मेजर मोरलेस कॉन्ट्रीब्यूशन सेम आएगी। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमें ये देखना पड़ेगा और ये कि किस तरह के ऑटोज नंबर्स आते हैं और उसी तरह आपकी जो मार्केट की प्राइस है उस तरह रिएक्ट करेगी गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, वी सॉ जो दोनों के NPL और NCPL के दोनों के जो थर्ड क्वार्टर्स देखें तो उनके जो पे आउट की जो कंपनी की पॉलिसी थी वो ऑन द लोअर साइड थी। मतलब ऑन अ क्वार्टर बेसिस हमने देखा कि डिक्लाइन था डिविडेंड पेइंग जो पर शेयर था। नाउ व्हेन यू से दैट अगर ऑटो से फर्दर कोई जो है कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, कैन वी सी एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड पर शेयर?
नहीं यार, पहले क्या था, अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर इन्हें 2 रुपये दिए और इस साल तकरीबन 1.5 रुपये दिए, वहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी इन द ऑटो बिजनेस. नाउ दे हैव एम्पल कैश अवेलेबिलिटी. तकरीबन 19 अरब रुपये निशात पावर के पास है, तकरीबन 12 अरब रुपये निशात दुनिया पावर के पास है. सो येस, दे हैव एवेन्यू टू इन्वेस्ट. तो आई थिंक पे आउट ऑन द लोअर साइड ही रह सकता है, बिकॉज दे विल इन्वेस्ट मोर इन द ऑटो बिजनेस एंड दे विल इन्वेस्ट इन द रफान बेस्ड बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड. थैंक यू शहबाज. दैट्स इट फॉर टुडेज शो. आपसे मुलाकात होगी हमारे रेगुलर शो में. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.